नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेक्टम का जो कैंसर होता है वो एमआरआई और पेट सीटी में कैसा दिखता है। रेक्टम को हम हिंदी में मलाशय भी बोलते हैं, जो कि बड़ी आंत का लास्ट पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो रेक्टम होता है वो कहाँ पर होता है। इस इमेज में हम देख सकते हैं कि जो बड़ी आंत होती है, मतलब जिसको लार्ज बोल बोलते हैं या फिर लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं या फिर जिसको कोलन बोलते हैं, उसके मेनली 3 या 4 पार्ट होते हैं, जैसे कि एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन। वो जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसको रेक्टम बोलते हैं। जहाँ से ये एसेंडिंग कोलन स्टार्ट होता है उसको सीकम बोलते हैं, और यहाँ सीकम के पास ही ये अपेंडिक्स का अटैचमेंट होता है। यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब जो छोटी आंत होती है उसका पार्ट होता है, जिसको इलियम बोलते हैं। यहाँ पर 2 फ्लेक्सर होते हैं जहाँ से ये कोलन टर्न लेता है। या इस वाला जो राइट साइड वाला फ्लेक्सर होता है उसको हिपेटिक फ्लेक्सर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लीवर होता है। और ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है उसको स्प्लेनिक फ्लेक्सर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्प्लीन होता है। तो ये ऐसे ये जो कोलन है इसके ये डिफरेंट पार्ट्स है, एसेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड और लास्ट वाला रेक्टम। तो जिसे इस तरह हम देख सकते हैं कि ये जो रेक्टम होता है उसमें अगर कैंसर होता है तो ये लास्ट वाले पार्ट में होता है। रेक्टम के बाद एनल कैनल होती है, जहाँ से हम जो भी खाते हैं वो एज ए लेट्रिन के रूप में बाहर आता है। तो अगर हम इसको रेक्टम को एमआरआई में देखें तो ये हमें इस तरह से दिखेगा। ये एमआरआई की इमेज है। ये सजेटल और ये एक्सियल व्यू, मतलब सजेटल मतलब अगर हम सामने से देखें तो, और ये एक्सियल व्यू मतलब अगर हम नीचे से देखें तो ऐसे दिखेगा। ये फीमेल पेशेंट है और इसको हम साइड में से देखें तो हमें पता चलेगा कि ये जो पार्ट है ये रेक्टम है, जिसके अंदर हमने जेली इंसर्ट की हुई है, जिसकी वजह से हमें ये जो नॉर्मल रेक्टम है वो अच्छी तरह से दिख पाए। इसके आगे जो होता है ये यूट्रस होता है और ये सर्विक्स होता है, मतलब, और इसके आगे जो होता है वो होता है यूरिनरी ब्लैडर, मतलब जहाँ पर यूरिन कलेक्ट होता है। तो रेक्टम के आगे फीमेल पेशेंट में यहाँ पर यूट्रस होता है, और मेल पेशेंट हो मतलब अगर पुरुष हो तो यहाँ पर प्रोस्टेट होता है, और पीछे सेक्रम का वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा सेक्रल बोन है। जनरली जो रेक्टम होता है उसकी ये वॉल थीन जो होती है उसमें कोई डिजीज़ नहीं होता है। अगर हम नीचे से मतलब एक्सियल व्यू में देखें तो ये इस तरह से दिखेगा, ये पूरी रेक्टल की वॉल है और इसमें हमें कोई भी ऐसी वॉल थिकनिंग ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये बीच वाले पार्ट में ये सर्विक्स का पार्ट है और उसके आगे ये यूरिनरी ब्लैडर है। इसमें हम देख सकते हैं कि लिखा है कि द रेक्टम इज द लास्ट सेवरल इंचेस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब ये जो कुछ लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ लास्ट वाला पार्ट है उसको रेक्टम बोलते हैं। ये कोलन मतलब सिग्मोइड कोलन से स्टार्ट होता है और फिर एनस के आके उसका एंड होता है। जनरली रेक्टम और कोलन दोनों एक ही पार्ट है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है, क्योंकि जो रेक्टम होता है वो टाइट स्पेस में होता है, मतलब वो एक फिक्स स्पेस में होता है, और उसके आगे पीछे दोनों जगह मतलब वाइटल ऑर्गन होते हैं, जिसकी वजह से अगर रेक्टम में कोई भी कैंसर हो तो वो आजू बाजू के ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकता है, जबकि दूसरे कोलन में उतने वो आजू बाजू के स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करने के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं। अभी हम देखते हैं कि रेक्टल कैंसर जब होता है तो उसमें क्या सिम्टम्स, मतलब पेशेंट को क्या तकलीफ होती है। तो अ चेंज इन बोवल हैबिट्स मतलब डायरिया हो जाए या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाए, या फिर उसकी जो मोर फ्रीक्वेंट बोवल मूवमेंट्स हो जाए, ऐसा हो कि अगर पेशेंट दिन में एक बार जाता है तो उसको 3-4 बार जाना पड़े। फिर लेटरिन में खून आता है, डार्क मरून या फिर ब्राइट रेड का स्टूल ब्लड आता है स्टूल में। फिर होता है कि फीलिंग दैट योर बोल डज नॉट एम्प्टी कम्प्लीटली, मतलब हमें ऐसा लगता है कि लेटरिन जाने के बाद भी हमारा पेट पूरी तरह से साफ या खाली नहीं हुआ है। एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द होना, या फिर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस मतलब बिना वजह वेट लॉस होना, वीकनेस और फटीग। अभी रिस्क फैक्टर कौन सा है, तो जनरली रेक्टम कैंसर होने के कौन सा रिस्क फैक्टर होता है, तो ओल्डर एज, मतलब जैसे एज बढ़ती है वैसे रेक्टल कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर पर्सनल हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर और पोलिप, फिर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज जैसे क्रोन्स डिजीज है या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसमें चांसेस ज़्यादा है। फिर जेनेटिक सिंड्रोम होते हैं, फिर फैमिली हिस्ट्री होती है कोलोरेक्टल कैंसर की। फिर लो डाइट जो लो होता है वेजिटेबल, मतलब ज़्यादा नॉन वेज खाने की वजह से भी, टू लिटल एक्सरसाइज मतलब फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से भी, डायबिटीज़, ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल या फिर रेडिएशन थेरेपी की वजह से ये रेक्टल कैंसर हो सकता है। इसको डायग्नोसिस अगर हमें करना है तो कोलोनोस्कोपी करके उसकी बायोप्सी लेनी पड़ती है। तो कोलोनोस्कोपी का मतलब कि दूरबीन से हम बड़ी आंत की जांच करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये स्कोप लिखा है, इसको कोलोनोस्कोप बोलते हैं।
और ये कोलोनोस्कोप यहाँ से इंसर्ट किया जाता है पीछे से, जहाँ से हम लेटरिन करते हैं, और यहाँ से ये पूरा का पूरा कोलोन हमें विजुअलाइज होता है ये टीवी स्क्रीन पर। इसमें हम देख सकते हैं कि पूरा स्कोप इधर तक जाता है, एसेंडिंग कोलोन या फिर सीकम के पास जाता है, और कभी कभी ये लास्ट वाले स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है उसमें भी वो इवैल्यूएट कर सकता है। तो वहाँ से इनको जो भी ट्यूमर दिखेगा तो वहाँ से बायोप्सी करेंगे, मतलब वहाँ का ट्यूमर का टुकड़ा लेके उसको सैंपल के लिए भेजेंगे, और उसमें हमें पता चलेगा कि ये किस टाइप का कैंसर है। स्टेजिंग के लिए जनरली लोकल स्टेजिंग के लिए, मतलब जो भी रेक्टम कैंसर मेन है, प्राइमरी कैंसर है, वो कितना फैला हुआ है वो देखने के लिए एमआरआई करवाता है, और फिर डिस्टेंट स्टेजिंग के लिए, मतलब दूसरे ऑर्गन में वो फैला है कि नहीं वो देखने के लिए थोरेक्स, एब्डोमेन, पेल्विस का सीटी स्कैन या फिर एफडीजी पेट सीटी करवाता है। अभी हम देखते हैं कि रेक्टल कैंसर एमआरआई में कैसा दिखता है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये 3 अलग अलग व्यू है, ये सजेटल व्यू है, ये एक्सियल व्यू है, और ये कोरोनल व्यू है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो रेक्टल कैंसर होता है ये इस तरह से हमें ये वॉल थिकनिंग दिखती है। ये जो वॉल है ये थिकंड है, मतलब यहाँ पर ये ट्यूमर वाला पार्ट है। ये जो रेक्टम की वॉल है ये थिन है, ये नॉर्मल वॉल है। अभी इसी इमेज को अगर हमें सजेटल व्यू में देखना है तो हमें पता चलेगा कि ये सजेटल व्यू में हमें ऐसा दिखेगा, ये पूरी की पूरी वॉल है, वॉल थिकनिंग है, और यहाँ पर ये मिड रेक्टम में डिजीज़ है। इसको अगर हम सामने से या फिर कोरोनल व्यू में देखें तो ये हमें ऐसा दिखेगा, ये नॉर्मल वॉल है और ये रेक्टम में वॉल थिकनिंग है, ये रेक्टल ट्यूमर है। तो इसमें हमें पता चलेगा कि ये जो रेक्टल लीजन है ये रेक्टम तक ही सीमित है, यहाँ पर ये एनल कैनाल में या फिर कहीं पर भी गया नहीं है। ये मेल पेशेंट है, तो इसमें हमें पता चलेगा कि ये प्रोस्टेट का पार्ट है, और इसमें प्रोस्टेट में भी कोई इन्वेजन नहीं है, और ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो इस तरह से हमें एमआरआई में लोकल स्टेजिंग के लिए रेक्टल कैंसर में एमआरआई यूज़फुल होता है। एमआरआई में अगर रेक्टल कैंसर होता है और उसमें हम रेडियोथेरेपी देते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये रेक्टल कैंसर हमें बहुत ही काफ़ी मतलब रेसिडुअल दिखता है और ये काफ़ी तरह से रिग्रेस हो चुका होता है। अभी हम देखते हैं कि एमआरआई में रेक्टल कैंसर जो होता है उसमें रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी देने के बाद ये ट्यूमर कैसा दिखता है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो आपकी लेफ्ट साइड की इमेज है ये ट्रीटमेंट पहले की है, और ये राइट साइड वाली इमेज है ये ट्रीटमेंट बाद की है। इसमें हमें पता चलेगा कि ये जो रेक्टल ट्यूमर है रेक्टम में जो है इसमें आप डेट नोट कर सकते हैं, ये 15 नवंबर की है, और ये जो है ये 14 फरवरी की है। ये ट्रीटमेंट से पहले की इमेज है जिसमें ये रेक्टल ट्यूमर हमें दिख रहा है, और इसको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी देने के बाद ये पूरा का पूरा ट्यूमर ऑलमोस्ट चला गया है, मतलब वो रिजोल्व हो चुका है, और यहाँ पर रेसिडुअल मिनिमल वॉल थिकनिंग है, और जिसमें भी कोई भी ऐसी डिजीज एक्टिविटी नहीं दिख रही है। तो इस तरह से रेक्टल कैंसर में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की वजह से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है अगर वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करता है। तो अभी हम देखते हैं कि एमआरआई में रेक्टल ट्यूमर के साथ लीवर में अगर मेटास्टेसिस है तो वो कैसे दिखेंगे। इस पेशेंट में ये रेक्टल कैंसर है, यह एक्सियल व्यू है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा रेक्टल कैंसर है। ये कोरोनल व्यू मतलब सामने से अगर देखें तो ये रेक्टल कैंसर है। ये तीनों अलग अलग व्यू में हमें पता चलेगा रेक्टल कैंसर। इसमें हम देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी वॉल इन्वॉल्व है, मतलब इसके अगले पेशेंट में हमने देखा था कि ये राइट साइड वाली वॉल इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन इस पेशेंट में हमें पता चलता है कि ये राइट और लेफ्ट दोनों वॉल इन्वॉल्व है। और इसी पेशेंट में इसके साथ में लीवर में भी मेटास्टेसिस है। तो हम अभी देखते हैं कि लीवर में मेटास्टेसिस कैसे दिखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कुछ अलग ये लीजन दिख रहे हैं, ये लीवर में ये कुछ हाइपर इंटेंस लीजन है। तो ये सब लीवर मेटास्टेसिस है रेक्टल कैंसर की वजह से। इसको ये डिफ्यूज़न इमेज है, डिफ्यूज़न इमेज इसमें हमें अच्छी तरह से पता चलेगा। ये भी ट्यूमर है का पार्ट है, ये भी लीजन है, ये बड़ा सा लीजन है। तो इसमें जनरली रेक्टल कैंसर जब होता है ये भी लीवर मतलब मेटास्टेसिस है। तो जब भी रेक्टल कैंसर होता है तो उसमें साथ में लीवर और दूसरे ऑर्गन भी हमें देखने होते हैं कि वहाँ पर कहीं पर ये डिजीज़ स्प्रेड नहीं हुआ है, और अगर स्प्रेड हुआ है तो इसकी ट्रीटमेंट जो मॉडलिटी है वो मतलब उसका मैनेजमेंट पूरी तरह से चेंज हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि ये जो रेक्टल कैंसर होता है ये एफडीजी पेट सीटी में कैसा दिखता है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये आपके जो लेफ्ट साइड वाली इमेज है ये एफडीजी पेट सीटी की फ्यूजन इमेज है, और राइट साइड वाली इमेज उसी पेशेंट का सिटी स्कैन का इमेज है, मतलब जो पेट सीटी के साथ जो सिटी स्कैन लेते हैं उसकी इमेज है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये रेक्टल वॉल थिकनिंग है, ये नॉर्मल वॉल है, ये भी नॉर्मल वॉल है, और यहाँ पर ये डिजीज़ वाला पार्ट है, और इसमें अपटेक आ रहा है, ये एफडीजी अपटेक है।
इसके साथ अगर हम देखें तो ये राइट साइड नोड आ रहा है, ये सीटी स्कैन में देखें तो ये राइट साइड इंटरनल इलियक नोड बोलते हैं इसको, ये नोड पॉजिटिव है। इसके साथ ये दूसरे कुछ नोड भी पॉजिटिव है, ये दूसरे कुछ नोड है जो पॉजिटिव है। तो इसमें रेक्टल कैंसर विथ नोडल डिजीज़ है। इसमें अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर लीवर में ऐसा कहीं पर भी मेटास्टेसिस नहीं है। तो ये रेक्टल कैंसर विथ लोकलाइज नोडल डिजीज़ है। अभी हम देखते हैं दूसरे पेशेंट में कि अगर रेक्टल कैंसर के साथ लीवर में मेटास्टेसिस होता है तो वो एफडीजी पेट सीटी में कैसे दिखते हैं। इस पेशेंट में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एफडीजी विद रेक्टल लीजन है, ये सीटी स्कैन वाला पार्ट है। इसमें भी अगर हम देखें तो ये सीटी स्कैन में भी यहाँ पर वॉल थिकनिंग है, और इसमें जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें लीवर में भी लीजन आ रहा है, एफडीजी विद लीजन है। तो ये लीवर मेट्स है। सीटी स्कैन में अगर हम देखें तो सीटी स्कैन में यहाँ पर ये लीवर मेटास्टेसिस है, और यहाँ पर भी लीवर मेटास्टेसिस है, यहाँ पर भी ये लीवर मेटास्टेसिस है। तो इस तरह से एफडीजी पेट सीटी में रेक्टम के साथ अगर कहीं पर भी मेटास्टेसिस है तो वो भी हमें पता चलेगा। अभी हम देखेंगे कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के बाद रेक्टल कैंसर में जो भी रिग्रेशन होता है वो एफडीजी पेट सीटी में कैसा दिखता है। इसके पहले हमने देखा कि एमआरआई में कैसा दिखता है, और अभी हम देखते हैं कि वो पेट सीटी में कैसा दिखेगा। इस पेशेंट में अगर हम देखेंगे तो आपकी जो लेफ्ट साइड वाली इमेज है ये कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी देने के पहले की है। इसमें हमें दिखेगा कि यहाँ पर रेक्टम में वॉल थिकनिंग ट्यूमर है, और यहाँ पर एफडीजी अपटेक है। ये रेक्टम में अपटेक आ रहा है वॉल थिकनिंग, और ये कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के बाद की इमेज है राइट साइड वाली। और इसमें हमें पता चला कि रेसिडुअल वॉल थिकनिंग है, मतलब वॉल थिकनिंग कम हो गई है और इसमें कोई भी अपटेक नहीं आ रहा है। मतलब ये जो डिजीज़ है ये अभी इनएक्टिव हो चुका है, उसकी साइज़ भी कम हो चुकी है और ये इनएक्टिव हो चुका है। और इस पेशेंट को उसके अलावा कहीं पर भी ऐसे लीजन नहीं थे, इनको लीवर भी नॉर्मल था और कहीं पर भी ऐसा कोई सिग्निफिकेंट नोडल डिजीज़ नहीं था। तो इस तरह से रेक्टल कैंसर में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और ये अभी जो रेक्टल कैंसर होता है लोकल डिजीज़ के लिए हम एमआरआई कर सकते हैं, और डिस्टेंट डिजीज़ के लिए हम आइदर सीटी स्कैन, थोरेक्स एब्डोमेन पुलिस या फिर एफडीजी पेट सीटी कर सकते हैं। मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। धन्यवाद।